You are, we all respect you. Please, we shall certainly look into it, I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। द्वारा गए हैं बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लेगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहती है, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप भी तोड़ता है, अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना
2004 में भी वो माफिया 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। बात सुनिए, दोनों बात काम करें। नहीं अगर कर आप सकते। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के ऊपर। यानी योगी आदित्यनाथ जो 5 जून 1972 को गढ़वाली राजपूत परिवार में जन्मे, जो उनका परिवार एक आर्थिक दृष्टि से जूझते हुए यानी गरीब परिवार कहा जा सकता है। यानी उस परिवार में वे जन्मे, तो जन्मने के साथ ही उनकी जो रहन-सहन या दीक्षा थी, जो रहन-सहन था, गरीब परिवार में बीतते हुए गया। और योगी आदित्यनाथ 1992 में योगी आदित्यनाथ 1990 में मतलब राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े, तब वह सुर्खियों में आए। कहीं न कहीं उन जो योगी आदित्यनाथ थे, राम जन्मभूमि से प्रेरित होकर, प्रभु राम से प्रेरित होकर उनके आंदोलन में शामिल हुए। जब उनके आंदोलन में शामिल हुए, लोगों से जुड़ने का मौका मिला कि समाज में चल क्या रहा हैगा, भगवान प्रभु राम के प्रति लोगों का आचरण कैसा है, हिंदुओं का आचरण कैसा है, जो मुस्लिमों का आचरण कैसा है, यानी और जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उनका आचरण कैसा है। तो उन लोगों ने, जो योगी आदित्यनाथ थे, वह देखे ये सब, यानी समुदायों से मिले, जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, राम जन्मभूमि से जुड़े हुए थे, उन्होंने जो दंगे हुए थे उसको भी देखे। तो ये कह सकते हैं वो पढ़ाई लिखाई दीक्षा उनकी चलती रही। वह कहीं न कहीं फिर वापसी आए। फिर उन्होंने जो स्नातक की पढ़ाई है 1992 में भी गणित में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई करते हुए बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। और ये कह सकते हैं जब वह राम जन्मभूमि से जुड़े, तो लोगों के जब बीच में गए, उनके दुख दर्दों को उन्होंने देखा, समझा कि इन लोगों के प्रति क्या करना चाहिए। तो उनके पास तो वह आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे, तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने शारीरिक जो मोह माया थी उसको त्यागने का प्रयास किया, प्रभु राम के शरण में जाने का प्रयास किया कि कैसे जाए, कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, 1992 में तो स्नातक की डिग्री पढ़ाई की, 2 वर्षों के बाद यानी 1994 में सन्यासी बनने का निर्णय लिया। यानी कहीं न कहीं ऐसे संपर्क में आ चुके थे, वह सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया। यानी एक छोटी सी अवस्था में, जो 22 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे को कुछ पता नहीं होता, जिसमें बच्चों को कुछ पता नहीं होता है, वह श्री राम, भगवान राम से जुड़ने का प्रयास किया, भगवान राम की शरण में जाने का प्रयास किया। यानी कहीं न कहीं वह हिंदुओं के प्रति उनका जो आचरण था, जो उनका सहानुभूति थी, हिंदुओं को ऊपर ऊंचाइयों में ले जाने का जो उन्होंने प्रयास किया, जो राम जन्मभूमि से जुड़े थे, भली भांति से वह समझते हुए 1994 में जो अवैधनाथ थे, उसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य बने। यानी जो जब दीक्षा ली अवैधनाथ से, जो उनके शिष्य थे, जो महंत थे, जो गोरखपुर, जो वहाँ के मठ के जो महंत थे, मुख्य मतलब कहा जा सकता है मठ के अधिकारी थे, या जो महंत थे, सन्यासी थे, उनके शिष्य बने। और उन्हीं के माध्यम से उनको योगी आदित्यनाथ नाम मिला। पहला उनका जो अजय सिंह बिष्ट था उनका पुराना नाम, तो वो जो नाम था, उन नाम के बाद इनको योगी आदित्यनाथ के रूप में जाना गया 1994 के बाद। यानी वह इसी के रूप में कार्य करते हुए, लोगों से मिलते हुए, जो उनके आश्रम में, मठ में जो आते थे, उनसे वह लोग मिलते थे, योगी आदित्यनाथ मिलते थे, उनके दुख दर्द को देखते थे, समझते थे। लेकिन क्या करें,
आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे, पारिवारिक दृष्टि से कमज़ोर थे। मठ में जब आए वो सन्यासी बन चुके थे, उनके पास कोई आर्थिक स्रोत नहीं था, तो उन्होंने फिर भी लोगों को बढ़-चढ़ कर सुधारने के लिए या कह सकते हैं सहानुभूति के लिए नए तरीके कैसे करना चाहिए, कैसे समाज से जुड़ना चाहिए, कैसे एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन जब धीरे-धीरे जैसे लोगों से जुड़ते चले गए तो उनको वह जानने लगे, लोग उनको जानने लगे, तो कहा जा सकता है जब 1998 में पहली बार जब वो लोकसभा सांसद के रूप में वह चुनाव लड़ने गए, तो मात्र उनकी उम्र 26 वर्ष थी। 26 वर्ष की युवावस्था में उन्होंने पहली बार ही लोकसभा का चुनाव जीत लिया, यानी कहा जा सकता है एक सांसद के रूप में अपने को नामित कर लिया, सांसद बन गए और आते ही सांसद बनते ही अपने क्षेत्र में उन लोगों को वह जान चुके थे, योगी आदित्यनाथ सबको भली-भाँति जान चुके थे। अपने संसद में वह समय-समय से घूमते थे, जो भी मुद्दे होते थे जनता के बीच में जाते थे, उसको समझते थे। यानी उनकी जो एक कह सकते हैं मेल-मिलाप था, लोगों के प्रति बहुत अच्छा था। कुछ भी कार्य को अगर सुनते थे, कुछ गलत हो रहा था तुरंत पहुँच जाते थे। यानी आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लेने का काम किया, लोगों को जो पीड़ित थे उनको प्रशासन से उसको मदद के लिए आश्वासन दिलवाया। यानी ये कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ना आते हुए भी जो सांसद थे, एक अच्छा कार्य निभाते हुए लगातार वह 5 बार सांसद बने। लेकिन कहा जा सकता है कि उन्होंने हिंदुओं के लिए एक हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, यानी 2002 में। यानी कुछ भी होता है हिंदुओं के प्रति कुछ भी गलत होता है तो तुरंत हिंदू युवा वाहिनी जो थी आगे बढ़ चढ़कर वो खड़ी हो जाती थी, यानी उसका नेतृत्व करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। लगातार संसद के सांसद बनते रहे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2007 में एक घटना ने उनको झकझोर कर रख दिया। यानी कह सकते हैं गोरखपुर की ये घटना थी, मुहर्रम के दिन की घटना थी, जब जुलूस निकाला जा रहा था कहीं से एक हिंदू भाई जो युवा थे, वो मुहर्रम के बीच में फँस गए। यानी मुहर्रम के बीच में जो जुलूस होता है उनके बीच में कैसे चले गए ये चले गए, लेकिन उन जुलूस के माध्यम से जब ये जुलूस वालों को पता चला तो उनके ऊपर मारपीट हुआ, लेकिन प्रशासन के आने के बाद भी प्रशासन से उनको छुड़ा के उस युवा को मार दिया गया। यानी ये कहा जा सकता है जब वो योगी आदित्यनाथ को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रशासन की भरकर निंदा की, यानी प्रशासन का विरोध किया। यानी प्रशासन के विरोध में उन्होंने कहा कि जो यहाँ की तत्कालीन जो सरकार है, ये प्रशासन को निपटने या समझने में नहीं सही से कर पाई और 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था, उसका नेतृत्व करते हुए भी उनके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए थे। यानी 2007 में जब ये घटना होती है, जब घटना होने के बाद 2007 में तो हिंदू युवा वाहिनी को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया और धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। तो 2007 में जब ये घटना होती है तो जो वहाँ की तत्कालीन सरकार होती है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और केंद्र में किसकी सरकार होती है? कांग्रेस की। ये कहा जा सकता है ना केंद्र में सरकार होती है, ना राज्य में सरकार होती है भारतीय जनता पार्टी की। यानी इकलौते जो सांसद रहते हैं और इन दोनों सरकारों से ये योगी आदित्यनाथ जो है लड़ते हैं। यानी कहा जा सकता है जो योगी आदित्यनाथ थे समाजवादी पार्टी से उस समय में उन लोगों को मतलब कहा जा सकता है टक्कर दे रहे थे। नाक में समाजवादी पार्टी के दम कर दिया था। उनको कुछ भी गलत करने के लिए नहीं मिलता, मतलब गलत नहीं करने देते थे योगी आदित्यनाथ। प्रशासन को ऐसा उन्होंने करके आगाह करके रखा था या उनके सब सामने खड़े नज़र मिलते थे। तो योगी आदित्यनाथ भी जब 2007 में मुहर्रम के दिन ये घटना होती है तो धरना प्रदर्शन के दौरान धरना होता है तो उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। उन पे गंभीर आरोप लगाया जाता है, यानी तरह-तरह के गंभीर आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। जब जेल में डाल देते हैं तो जब बेल पे यानी जब वह बाहर निकल के आते हैं, जमानत बाहर निकल के आते हैं तो उन्हें जब लोकसभा का जो संसद चलता है तो उस संसद में जब वो जाते हैं तो जो संसद होती है
तो जो सोमनाथ चटर्जी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, शून्यकाल के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने अपने संरक्षण के लिए मानवाधिकार का हवाला देते हुए और संसद के रूप में एक उम्मीदवार के रूप में होते हुए जान माल की धमकी उनको मिल रही थी। यानी जब उन्होंने धरना किया था, ऐसा मतलब काम युवा वाहिनी से किया था, तो 2007 में मुहर्रम के दिन हुई थी। तो उन्होंने ऐसी धमकी मिली और जेल में उनको तरह-तरह के उनके ऊपर टॉर्चर हुए। तो जब लोकसभा में वो पहुँचते हैं शून्यकाल के दौरान, रोते हुए मतलब भावुक होकर रो रहे थे और कह रहे थे कि हमें संरक्षक चाहिए, नहीं तो हम तत्काल अभी सांसद के रूप में अपना त्याग पत्र देते हैं। तो सोमनाथ चटर्जी ने उनको आश्वासन दिया, यानी उस समय की जो तत्कालीन जो लोकसभा में जो सांसद थे योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आए, उनका मतलब सहानुभूति सब लोगों ने दिखाई, तो उनको किसी न किसी रूप में इन सामना करना पड़ा। तब वह निकल के बाहर आते हैं, उनको संरक्षण मिलता है। फिर कहा जा सकता है जब धीरे-धीरे अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाते हैं, संसद के रूप में रहते हैं, जनता के बीच में वह पॉपुलर हो ही चुके थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। यानी कहा जा सकता है कि धीरे-धीरे वह भारत में प्रसिद्ध हो रहे थे। कई राज्यों में की सरकारें उनको जान रही थी, कई राज्य के लोग जान रहे थे। यानी एक नाम बन चुका था योगी आदित्यनाथ। यानी उनको धीरे-धीरे बाय फेस से लोग जान रहे थे। अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से उनके जो कार्य थे, हिंदुओं के प्रति जो कार्य करवाते थे, हिंदुओं का जहाँ पे शोषण होता तो वहाँ पे जाके वो खड़े हो जाते थे। यानी अपने काम की वजह से धीरे-धीरे कई राज्यों में वो पॉपुलैरिटी इनकी ऐसी हो गई थी कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्य के लोग उनको बाय फेस जानने लगे थे। अब बनती है 2014 आता है। 2014 में भी वह लोकसभा सांसद का चुनाव जीत जाते हैं और बनती है सरकार किसी बीजेपी की। भारी मतों से बीजेपी अब आ जाती है केंद्र में। जब केंद्र में आती है 3 साल के बाद ही 2017 में जब चुनाव होता है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव होता है, तो विधानसभा चुनाव में जब सरकार आती है तो बीजेपी की सरकार भारी मतों से चुनाव जीत जाती है। यानी अब जो पहले समाजवादी पार्टी अपना सरकार चला रही थी, यूपी गवर्नमेंट को चला रही थी, यानी वहाँ के लोगों को देख रही थी। अब सरकार निकल कर आ जाती है किसकी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की। यानी वह अकेले अपने दम पर 312 सीटों से चुनाव में सीट लेके आती है। मतलब चुनाव होते हैं उसमें 312 और जो सहयोगी दलों से मिलकर 325 सीटें आ जाती है, यानी भारी बहुमतों से जीतती है। यानी ये कहा सकता है अब बात आती है मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। यानी जैसा कि जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री के तौर पर कभी भी मुख्यमंत्री को किसी राज्य का बनाना होता है तो वह सरप्राइज चेहरे को ले आती है। किसी को ऐसा आकलन नहीं होता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन होगा ये मुख्यमंत्री। लेकिन 2017 के चुनाव में जब होता है, विधानसभा चुनाव जब हो जाता है, तो सरप्राइज चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ निकल के आते हैं। यानी जो वही लोकसभा में रोते हुए, भावुक होते हुए अपने संरक्षण की मांग कर रहे थे, तो उस समय पूरे भारतवर्ष यानी लोकसभा को लाइव प्रसारण के रूप में जब वो रो रहे थे, भावुक हो रहे थे, लाइव प्रसारण के रूप में योगी आदित्यनाथ को भावुक होते हुए भारत के लोगों ने देखा था। यानी कहा जा सकता है कि उन लोगों के प्रति जो लोग थे, योगी आदित्यनाथ के प्रति उनकी दया दृष्टि बन गई। यानी वह चाहते थे योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर आए। हुआ भी ऐसा, योगी आदित्यनाथ को ही बीजेपी जो थी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर उतार देती है। यानी 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में वह नेतृत्व संभालते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यानी अब पूरी सत्ता की कमान किस में आ जाती है? योगी आदित्यनाथ के अंदर। यानी अब जो वही सरकार थी जो समाजवादी सरकार, जो प्रशासन के माध्यम से उनके ऊपर तरह तरह के जो गंभीर आरोप लगाए थे, धीरे धीरे वह उससे बरी होते हुए
वो निकल जाते हैं। यानी कहा जा सकता है आराम से जो गंभीर आरोप थे उससे बाहर आ जाते हैं, सरकार आ जाती है योगी आदित्यनाथ की। यानी 2007 में जो उन्होंने योगी आदित्य ने लोकसभा में संसद में कसम खाई थी निकलने के बाद कि जो यहाँ के उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं और जो दूसरी पार्टियों के संरक्षण में पल रहे हैं, यानी जिससे जो एक सत्ता दूसरे जो नए उम्मीदवार होते हैं, यानी जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए इन जो माफियाओं से रोका जाता है उनको मिट्टी में मिलाने का कसम उन्होंने 2007 में योगी आदित्यनाथ ने खा ली थी। यानी वहीं से उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया था। यानी जब 2017 में सरकार बनती है तो योगी आदित्यनाथ की, और आते ही उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम माफियाओं को कर देते हैं। यानी उनके डर से जब एक दो घटनाएं होती हैं, यानी मिट्टी में मिलाने का काम इन माफियाओं का हो जाता है, तो ये जो माफिया होते हैं प्रदेश को ही छोड़ने लग जाते हैं। जो अपने आप को गैंगस्टर समझते थे, माफिया समझते थे, धीरे धीरे प्रदेश को ही छोड़ के दूसरे राज्य में बस जाते हैं। यानी कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश अभी माफिया मुक्त हैगा। यानी कुछ वैसे ही असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं अभी भी छुपे हैं, बैठे पड़े हैं, शांत बैठे पड़े हैं, लेकिन कहा जा सकता है 100% में से 80% 75% का सफाया हो चुका है। जो 25% अभी बैठे हैं वह गुप्त रूप से बैठे हैं, यानी एक काम गलत कर आराम से बैठे हुए हैं, ना अपने कोई ऐसा संकेत नहीं दे रहे हैं। यानी वह किसी न किसी रूप को ये देखना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है जब जाए तब निकलने, इसके जाने के बाद हम ऐसा काम करें। यानी ये कहा जा सकता है कि जब से लगातार 2 बार बीजेपी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, इन माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने का काम ही हुआ है। यानी पिछली जो सरकारें थीं, इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार होते थे, माफियागिरी होती थी, कहीं भी गुंडागर्दी होती थी, छिनैती होती थी, बहुत ज़्यादा स्तर पे होती थी। यानी ये कहा जा सकता है लूटपाट घटनाएं बहुत ज़्यादा स्तर पे होती थी। लेकिन अभी जो बीजेपी की सरकार है, इनमें भी घटनाएं होती हैं, लेकिन छिटपुट होती हैं, उतनी नहीं होती हैं कि जितनी पिछली सरकारों में होती थी। लेकिन इस सरकार में उतनी नहीं होती हैं जितनी होनी चाहिए। यह कहा जा सकता है 100% में 100% तो नहीं, 75 या 80% का जो माफियागिरी है उसका सफाया जो हो चुका है। यानी जो उत्तर प्रदेश की जनता है यह चाहती है कि जो बीजेपी की सरकार है सदा यहाँ पे बनती रहे, प्रशासन अच्छे से संभाला जा सके, जो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई होती है वो ना हो। हिंदू मुस्लिम अभी भी भाईचारा कह सकते हैं, भाईचारे की भावना से अभी भी रह रहे हैं। लोग जो असामाजिक तत्व हैं, जो समय समय पर उभर कर आते हैं, दंगे भड़काने का काम करते हैं, उनको यह सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करती है। यानी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको एक दृष्टि से देखते हुए पटरी पर, विकास की पटरी पर लाने का काम करती है। यानी जो योगी आदित्यनाथ है, आदित्यनाथ जी हैं, वो जो मुख्यमंत्री के तौर पर एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में एक महंत भी हैं। यानी 2014 में भी जो वैभवनाथ थे, उनके जो गुरु थे, उनकी जो है मठ के अधिकारी अभी खुद ही हैं। यानी कहा जा सकता है मुख्यमंत्री भी हैं और वहाँ के गोरखनाथ मठ के मुख्य ये भी हैं, महंत भी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो योगी आदित्यनाथ का जो अभी मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनका कार्यकाल है बहुत अच्छा माना जा सकता है। यानी बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, यानी सबके लिए अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, विकास की राह पे ले जाने का प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार की बात करें तो कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार हो ही जाता है, लेकिन इस पे अंकुश लगाने का भी काम करते हैं। पिछली जो सरकारें थी उससे बहुत बढ़िया काम करे हैं। जो पिछली सरकारों में आए दिन बोलियां लग जाती थी, इस भर्ती के लिए 5 लाख लगेगा, उस भर्ती के लिए 20 लाख लगेगा, इस भर्ती के लिए 30 लाख लगेगा। लेकिन ऐसी सरकार में जो बीजेपी सरकार अभी आई है, ऐसा कहीं कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। पैसा लेके आप घूमते रहिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि आपको कोई लगवा दे। यानी ये हम नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचार होना अच्छी बात है, हम ये कह सकते हैं भ्रष्टाचार होना बिल्कुल खत्म होना अच्छी बात है। जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हों उनको नौकरी मिलनी चाहिए, अपने मेहनत से मिलनी चाहिए। ये नहीं कि पैसा आपके पास आप दे के लग जाओ।
ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली सरकारों में लगभग ऐसा ही होता था, लगभग ऐसा ही होता था। ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी की सरकार है, अच्छी सरकार माना जा सकता है। इसमें आप कहीं भी सोर्स लगवा लीजिए, कहीं भी मंत्री के पास जा लीजिए, किसी भी विधायक के पास सोर्स लगवा लीजिए, आप कहीं नहीं नियुक्त होंगे। अगर आप में मेहनत है, पढ़ने की लगन है, मतलब पढ़ने के लिए आप आगे बढ़ने के लिए करना पढ़ते हैं, अगर आपके पास अच्छा विवेक है, ज्ञान है, तभी आप लगेंगे नौकरी में। यह कहा जा सकता है बीजेपी सरकार गवर्नमेंट जो अच्छी है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो गलत हो जाते हैं, लेकिन इसको चिंतन करने की बीजेपी सरकार को भी ज़रूरत है। इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।